मैं सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर दिल से धन्यवाद करता हूँ और जो हमारे साथी आए हैं उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो देश के अंदर जो विषय चल रहा है, बड़ा अहम मुद्दा चल रहा है, बच्चों के साथ जो अनर्थ हो रहा है उसके बारे में, और जो किसानों को इतने 13 महीने धरने पर बैठने के बाद भी जो आश्वासन दिया गए थे उनको भी पूरा नहीं कर रहे। जो हमारे जवानों को जो मिलिट्री वगैरह में चले जाते थे उसके लिए भी आज 4 साल की नौकरी करती है, तो लोग कहाँ जाएं? आज बेरोजगार हो गए लोग, अपनी ज़मीन बेच बेच के अमेरिका की तरफ दौड़ कर रहे हैं। सारे जवान बच्चे अगर वहाँ चले जाएंगे, परंतु सरकार जो पद खाली पड़े हैं उन पर भी सिस्टम से भर्ती नहीं कर रही है। जो प्रॉपर्टी है वो बेचने पर लगी हुई है सरकारी। तो इसके बारे में हमारे जो घनघस खाप के प्रधान हैं अपना हरियाणा के जगदीप घनघस एडवोकेट, वो आपको पूरे विस्तार के साथ सारे जो 10 मसले हैं उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। जय हिंद। प्रेस बंधुवर, आपके यहाँ पहुँचने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम एक आदमी नहीं हैं। आज हमारी सारी घनघस खाप, मलिक खाप, कंडेला खाप, कैथल खाप, दैया खाप, हमारे गांव बम्बेवा, कैथल से और जींद से आदमी आए हुए हैं, कुछ एक लोग बाहर भी हैं। और आज की मीटिंग का जो मेन विषय है, जो उद्देश्य है, वो हमारे 10 पॉइंट हैं। हमने सरकार से 10 पॉइंटों पे क्वेश्चन किए हैं और वो जनाब आपके सामने देख भी रहे हैं। आपने शायद इसका फ़ोटो भी ले लिया होगा। और मैं सारे पॉइंटों पे डिटेल से बात कर देता हूँ। हम लगातार 1 साल 1 महीना बॉर्डर पे रहे। हमारे को दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। किसान की ज़मीन को छीनने का प्रयास किया गया और किसान को ये किया गया कि इसको कोई भी सेल प्राइस ना दे। उस टाइम जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे से वायदा किया था कि मैं धरना ख़त्म करवाने के लिए कि हम आपकी बात को मान रहे हैं, और उस किसान एक्ट को जो लगाया था उसको ख़त्म किया था, तो उस दिन ये वायदा किया था कि हम आपका MSP देंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया इसको रिलीज़ करेंगे ताकि किसान को उसकी ज़मीन का पूरा मुनाफा मिल सके। लेकिन आज तक भी उसके बाद लगभग 2 साल बीतने के बाद है, कई बार धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन कोई असर सरकार पर नहीं है। ना हमारी हरियाणा सरकार ने इसके लिए कोई गौर की और न ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने गौर की। कितनी बार उनसे बातें हो चुकी, कितने धरने हो चुके। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि आप सब इस मीटिंग के द्वारा, अपने प्रेस के द्वारा, आप तो स्तंभ हैं इस देश के, इसके द्वारा हमारी सरकार के कानों में ये डालें कि MSP दिया जाए किसान को। किसान सिर्फ हैंड टू माउथ है, इसके पास इसका पूरा गुजारा नहीं है। किसान देश के लिए सारा रोजी रोटी का प्रबंध करता है, अन्नदाता है, फिर भी उसको उसका MSP जारी करें ताकि वो उन बच्चों की सहूलियत के लिए आगे कोई कार्रवाई कर सके, सब कोई काम कर सके। नंबर 2, पहला मुद्दा हमारा MSP का है। उसके बाद हमारी बहुत समय से जारी है स्वामीनाथन रिपोर्ट। हम सरकार से आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं, ये कहते हैं कि कैसे भी हो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करें। इससे भी किसान को बहुत फ़ायदा होगा, और इस देश का जब किसान खुशहाल होगा तो इस देश का हर व्यक्ति खुशहाल होगा। यही मैं आपको बता दूं, कोविड के टाइम में कितने माइनस में चला गया था देश, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, व्यापार में, हर चीज़ में। लेकिन किसान फिर भी अपनी इंडस्ट्री, खेती की इंडस्ट्री 3.4% बढ़ा के लाया था, और किसान ने सबकी जीविका का प्रबंध किया हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है। नंबर 3, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, नशे पे ध्यान दें। आप ऐसा स्तंभ है जिससे नशा अगर बढ़ता चला गया हमारे बच्चों में, शहर हो या गांव हो, तो आने वाली पीढ़ियाँ खराब हो जाएंगी। अगर बच्चे नशे में ज़्यादा डूब चुके हैं, और नशा कहाँ से बिकता है? नशा जगह जगह आप देख रहे हैं, आप हर रोज़ घूमते हैं, हम भी देखते हैं। जो छोटे छोटे से दारू बेचने के अड्डे होते थे, जो छोटे छोटे लाइसेंस होते थे, आज उनकी जगह पूरे शोरूम बना दिए गए, जहाँ से हमारे बच्चे अब बेफिक्र हो चुके हैं। और मैं शहर का तो क्या कहूँगा, लेकिन देहात में ये देखता हूँ कि शाम को बच्चे सब नशे में
डूबे हुए होते हैं। लगभग गांव के, अगर ज़्यादा नहीं कहूँगा तो मैं 60% बच्चों के बारे में ज़रूर कहूँगा। अगर आप और हम सब मिल के कोशिश करें कि ठेका प्रथा जो है सरकार की, इनकम के साधन सरकार दूसरी तरफ से बढ़ाए, जीएसटी से बढ़ाए, टैक्स लगा के बढ़ाए, इनकम टैक्स बढ़ाए, लेकिन अगर दारू का ठेके को बंद कर दे तो शायद सरकार को भी डबल फायदा होगा। कल आने वाले समय में सरकार, आने वाले बच्चे ही सरकार होंगे, आने वाले बच्चे ही देश को संभालेंगे। ये जो आज की सरकारें हैं ये कल 10-20 साल के बाद चली जाएंगी, और अगर बच्चे नहीं हुए तो सरकार क्या करेगी और हमारा आप क्या करेंगे। देशी ये दारू, ठेका प्रथा, इस पर बंद कर दें। और इसके लिए बार बार जगह जगह एजुकेशन हो चुके हैं, बहुत बार एजुकेशन हो चुके हैं, लेकिन सरकार कोई गौर नहीं कर रही। बाकी आप हर रोज़ इसके बारे में देखते हैं, हम लिखते हैं। हमारा चौथा जल बचाओ, जल पर्यावरण पे है, हर रोज़ इसको सुनते हैं। इस पे भी अगर ध्यान दिया जाए तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। पांचवी चीज़ ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप हर रोज़ देख रहे हैं हमारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरे ऑस्ट्रेलिया, और शाम को गांव में जब ये फ़ोन आ जाता है कि जी बच्चा हमारा अमेरिका पहुंच गया है, ढोल बजते हैं, पटाखे छूटते हैं, बम छूटते हैं। भैया तू अमेरिका क्यों गया? कोई सवाल पूछे उस परिवार से। मैंने 1 एकड़ ज़मीन बेच दी, आधा एकड़ ज़मीन बेच दी, 50 लाख एजेंट को दिए, 40 लाख एजेंट को दिए, और मैंने फिर वहाँ जाके नहर पार की। मैं इस तरीके से IELT के तरीके से किसी तरह वो अमेरिका पहुँचा, और अमेरिका जाके उनसे पूछेंगे भाई क्या काम कर रहे हो? ट्रक ड्राइवर, कैफे पे काम, लेबर का काम, चाहे वो सब्जी मंडी में हो, चाहे उनके कहीं खेत में हो, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो अब यहाँ से जा चुके हैं कि गांव से 200 से ज़्यादा बच्चे गए हैं। और आपको पुराना गांव की बता देता हूँ, पिछला रिकॉर्ड है, 5-7 दिन पहले बात हुई थी, 1300 बच्चे जा चुके हैं। अगर बच्चे इसी तरह जाते रहे तो आप बंधुवर महसूस करेंगे 5 साल के बाद स्कूल कॉलेज नहीं होंगे, 5 साल के बाद हमारे बच्चों की जनरेशन नहीं होगी। कौन जाएगा स्कूलों में? आज लग रहा है। क्या हमारी सरकारें इस बात पे नहीं सोच रही? सरकार इस बात पे ध्यान दे, किसी तरह भी हो बच्चों को बाहर जाने से रोका जाए। अगर इसी तरह बच्चे जाते रहे तो 5-7 साल में हम सब इंतज़ार करेंगे कि स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे। और हमारे बच्चे अगर बाहर ही चले गए तो वो जाने के बाद क्यों आएंगे? उनको यहाँ से क्या लगाव होगा? अगर लगाव नहीं होगा तो कल को हमारी बॉर्डर की सुरक्षा है, हमारी अपनी सुरक्षा है, हम बुजुर्गों का, आप सब का मान सम्मान है, ख़त्म हो जाएगा। अभी तक पिछले 5 साल से जो जाने का तरीका चला हुआ है, 5 साल पहले ऐसी कोई स्कीम नहीं थी कि बाहर बच्चे जाएंगे। क्यों बुलवाए जा रहे हैं? वहाँ जाके लेबरी करनी है। अगर सरकार ये सोच के कि हमारे बच्चे जा रहे हैं, जितनी नौकरियाँ बंद कर दी गई, उन बच्चों को नौकरी दे, उन बच्चों को यहाँ बुलाएं, उन बच्चों को जाने से रोको। वो कैसे रोकेंगे? जब रोजी रोटी का सवाल होगा। हम देखते हैं रोज़, आप भी हर रोज़ देखते हैं, पेपरों में सुबह उठा के देखते हैं, इतने बच्चे पकड़े गए, ये चोरी की रात को वारदात हो गई, ये फलां हो गया, ये फलां हो गया। कारण क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी का सरकार ने लगभग 1 करोड़ों की संख्या में शायद नौकरियां पड़ी हैं, लेकिन सरकार दे नहीं रही। अगर इतने बच्चे, हमारे 7 लाख के करीब बच्चे बाहर जा चुके हैं, अगर इन बच्चों को किसी तरह रोका जाए तो इस पर मेरी आप बंधुवर से प्रार्थना है कि इस पर गौर करके बड़ी हिम्मत से आप लिखें और सरकार के कानों तक ये बात पहुँचाएँ कि इन बच्चों पे रोक लगाई जाए किसी तरह। और रोक जब लगेगी जब सरकार उनको कोई नौकरी का अवसर प्रदान करेगी, कोई किसी तरह की नौकरी दी जाएगी, अदरवाइज वो बच्चे नहीं रुकेंगे किसी तरह। अब उसके बाद मेन मुद्दा आते हैं 2 आज जो फ्रेश बिल्कुल है, जिसको हमने ज़्यादा सोच के मेन किया है। हमारा आज भी महम में प्रदर्शन हो रहा है, महम में आज धरना लगा हुआ है, पूरा हरियाणा पंजाब महम में आए हुए हैं। आज सारा दिन महम का रास्ते जाम रहेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं पिछले 5-7 दिन से जंतर मंतर पर हम भी गए हैं, कल फिर जाएंगे, कल का फिर आह्वान है। आज 12वां दिन है। थैंक यू सर, 12वां 14वां अच्छी बात है। 5 और 7 12 हो गए। तो वैसे आपने ठीक बता दिया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे ज़्यादातर तो क्या कहूँगा, आप देखो जरा इतिहास उठा के, जितने भी रेसलर, जितने गेम, जितनी बच्चियाँ गई हैं वो ज़्यादातर हरियाणा से हैं। गोल्ड मेडल आए हैं हरियाणा से है। मेरी अपनी गणगस लड़की 2 गोल्ड मेडल लेके आई है,
और वाला फिर एशियाड खेल लेगी, फिर गोल्ड मेडल ला के देगी। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जब वो आते हैं एयरपोर्ट पे, हम भी जाते हैं, हम भी लेके आए नीतू को एयरपोर्ट से लेके आए, पीएम साहब ने बुलाया, सीएम साहब ने उसको इनाम दिया, गांव में जाकर इनाम दिया, उनकी इज्जत बढ़ाई। लेकिन उसके साथ जो एक परिवार या एक आदमी, हरियाणा का भी एक, अभी जो बदनामी चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक आदमी के लिए सरकार पूरा गेम खेल रही है। एक आदमी की प्रॉपर्टी का अगर आप असेस करेंगे, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, लगभग 57-5800 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। 50 स्कूल हैं, 3 कॉलेज हैं, एयर टैक्सी है, उसके परिवार के सारे मेंबर उस कुश्ती संघ के मेंबर हैं, वो खुद प्रधान होकर उसका मेंबर है। क्या सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन पे कोई आंख नहीं? 3 महीने पहले मीटिंग का किया था, मीटिंग बना दी, इसकी वो बना दी गई है, कॉन्फ्रेंस बना दी गई है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और बबीता लड़की का बयान आया कि मुझे धमका के साइन करवा लिए गए। सारी बातें हर रोज़ आप प्रेस में देते हैं, आपसे हमें पता चलता है। सुबह उठते सबसे पहले ये चाहते हैं कि पता लगे कल का क्या था। रात को 10 बजे तक न्यूज़ सुनते हैं, सुबह की फिर हो जाती है क्या हुआ है। अगर उन लड़कियों की जो हमें आज हमारे वर्ल्ड में जिनका नाम फेमस कर रही हैं, जो आज जंतर मंतर पे नीचे ज़मीन पे सोने को मजबूर हैं, जो उनको इनाम मिले थे वो वापस देने के लिए तैयार हैं, और आज कुछ तो वापस कर भी दिए गए हैं, तो क्या सरकार नहीं सोचती उनके बारे में हो क्या रहा है एक आदमी को बचाने के लिए? आज का मुद्दा बता दूं, ये मुद्दा हमारे मुखिया जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी अब कर्नाटक इलेक्शन में हैं, वहाँ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक वो टाइम था जिस दिन कोरोना जब देश में आया, ये कोरोना से ज़्यादा काम करेगा ये, कोरोना जब देश में आया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी मध्य प्रदेश में थी, कोरोना की कोई चिंता नहीं की थी, और फिर कोरोना पे इतने प्रबंध किए गए, अदरवाइज वो रुक सकता था। इसी प्रकार आज ये दूसरी बीमारी फैल रही है। अगर इन बच्चियों का मान सम्मान किया जाए, इनके बारे में सुना जाए, और असल दोषी के खिलाफ, असल कल्प्रिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसकी तफ्तीश की जाए, उसका किसी बड़ी आईओ को, तुम हरियाणा टीम को दे दो, उस आदमी के खिलाफ 300 मुकदमे और दर्ज होंगे, कम से कम बता देता हूँ। आप हैरानगी की बात ना मानो, कारण उसके पास इतने स्कूल हैं, क्यों नहीं उसकी जुबान खोलने दे रहे? पता नहीं कितने आदमी उड़ जाएंगे, कोई मंत्री भी आ सकता है, हम भी आ सकते हैं, कोई वकील भी आ सकता है, पत्रकार भी आ सकता है उस लाइन में। आने दो, जिसने अन्याय किया उसके साथ अन्याय होना चाहिए। अब बुलडोजर कहाँ गया मोदी जी का? ये गोंडा का रहने वाला है, गोंडा के बुलडोजर फेल हो गए और लखनऊ के बुलडोजर चल रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए इस आदमी के खिलाफ सबसे ज़्यादा। और आपके पास तो एक हमारे से ज़्यादा एक मिनट की न्यूज़ है। हाँ सवाल, हाँ। दिल्ली पुलिस कह रही है कि जो इन्होंने रेसलर ने आरोप लगाया कोई सबूत नहीं दिया। दिल्ली पुलिस कह रही है, बिल्कुल जवाब दूंगा। एफआईआर दर्ज हुई तो आप हमारी स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? बतौर वकील आपका क्या होना चाहिए? मेरा, जब लड़की कोई भी आएगी कि मेरे साथ यौन शोषण हो गया, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, यौन शोषण होते वक्त कोई उसे देखने वाला नहीं है, अगर यौन शोषण हो रहा, अगर कोई देखने वाला हो तो यौन शोषण नहीं होगा, समझाएगा, उसका मन नहीं माने। यौन शोषण हुआ, शारीरिक देह शोषण हुआ, उस टाइम उसकी आगे हमारी कोर्ट है, मैं कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं मानता। वहाँ पे 164 की स्टेटमेंट करवाओ लड़की की, क्यों नहीं करवाई आज तक दिल्ली पुलिस ने? हरियाणा को दे दो, 164 का स्टेटमेंट कराओ, एफआईआर के बाद वो 164 जो उसमें मर्ज हो जाएगी, उसके बाद जवाब दिया जाएगा, पता लगेगा। और उस आदमी का जब पुलिस रिमांड होगा, जो आप हर रोज़ देखते हैं, जुडिशल रिमांड होगा, जेल में जाएगा, अपने आप केस खुलते चले जाएंगे। बंधुवर, पता नहीं कितने आदमी फंसेंगे इसमें, कोई गैंग का गैंग मिलेगा आपको, और इस आदमी के खिलाफ कम से कम 250 से 300 ज़्यादा एफआईआर दर्ज होंगी। अभी भी कहता है मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप धरना खत्म कर दो। आप मानते हो कि धरना खत्म करने से, उसके इस्तीफा देने से फिर पुलिस कुछ कर लेगी? दिल्ली पुलिस नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में है। दिल्ली पुलिस का हैंड आप केजरीवाल को सौंप दो, 3 दिन में सारा रिजल्ट आ जाएगा, दे दो। अब इसलिए मेन मुद्दा ये है जंतर मंतर का। आज मुहिम हो रहा है, सुबह जाएंगे, कल जंतर मंतर का प्रोग्राम है, पुलिस रास्ते में रोकेगी। क्या जरूरत है पुलिस को रोकने की? हमारे को पहले किसान आंदोलन में रोक लिया गया था, हम वहीं बैठ गए थे जहाँ मिला था। दिल्ली पुलिस ने किले गाड़ दी थी, आप देखते थे हर रोज, आपसे कोई छुट्टा नहीं है। तो इस आदमी के खिलाफ आप इतना लिखो कि इस आदमी को सरकार गिरफ्तार करे किसी तरह की। ये अंदर जाए,
और सच्चाई उगले इसके अंदर से। इसके साथ अब यही लीजिए हरियाणा का, आज के आपके अखबारों में आपने लिख के दिया है कि संदीप सिंह मंत्री महोदय, खेल मंत्री, नार्को टैक्स से इनकार कर दिया। इसका मतलब वो क्या करता था, क्यों कर दिया, आने दो सच्चाई। दोनों को, हरियाणा सरकार से संदीप को, सेंट्रल गवर्नमेंट से ब्रजेश सिंह को नार्को टैक्स पे ले आओ। मेरे आपके सवाल की जरूरत नहीं रहेगी, उत्तर आपके पास खुद आएगा, आपको मिल जाएगा। देखो, लोग डरते हैं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन पत्रकारों को बताते हैं। वो ये कहते हैं, हाँ। कांग्रेस राज में जैसे हुड्डा की सरकार थी, ओम प्रकाश जैन, जिले राम शर्मा पे आरोप लगे, गोपाल कांडा पे, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जेल काट के आए। बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह के टाइम में ये राजा था, कन्नी मोजी, सुरेश कलमाड़ी, सब जेल गए। आपकी बात मानते हैं। हाँ, उनका ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि इस्तीफा ले, जो कार्रवाई बनती है करे। लोग यही बात कह रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हो, मैं आपके मुंह से आए हुए शब्दों का स्वागत करता हूं। हम भी यही कह रहे हैं कि इसके खिलाफ इस्तीफा ले, इसका रिमांड हो, लड़कियों के 164 के स्टेटमेंट हो, हर रोज जो करते हैं आम आदमी को गिरफ्तार होते 2 मिनट में अंदर कर देते हैं। ये कौन सी, ये आम आदमी नहीं क्या? तो हम भी वही बात आपकी कहते हैं, जिन लोगों ने पहले क्राइम किया, क्या वो अंदर नहीं गए, अंदर नहीं मर गए? ठीक किया, उन्होंने अपने कर्म का भुगतान किया। आज आपके मुंह से उनके लिए जुबान आई है जो जिन्होंने गलत काम किए थे। लेकिन जो लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में आज तो कुछ है ही नहीं, वो सरकार चलाते हैं, हम भी खुश हैं उनसे। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है हमारा, हम भी खुश हैं उनसे, सरकार चलाते हैं। गलत आदमी किस लिए? और फिर हमारी बेटियां, नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा तो ये पानीपत से दिया गया था, और पानीपत से दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय का नारा था बचाओ, और क्यों नहीं अब वो इसके लिए गौर करते? ऐसा आदमी जब कोई शिकायत हो तुरंत उससे रिजाइन कराओ और पुलिस को सौंप दो, ले जाओ, उसका पता लग जाएगा। आप इस बात से खुश होंगे कि नहीं होंगे? अगर आप उसका रिजल्ट ठीक आता है, आप खुश होंगे कि नहीं? सुबह पेपरों में देंगे आप दबा के, आप चलाएंगे ना उसकी वीडियो, फटाफट भी करेंगे तो पता लग जाएगा। कारण क्या है? मैं वकील हूँ, मुझे 45 साल हो गए, मैं अपने मन से बताता हूँ, इस आदमी का पुलिस रिमांड हो तो इसके इतने सकूल हैं, उनमें कितना क्राइम हुआ होगा, कितनी जान कैसे हुआ होगा, सारा निकल जाएगा। इसकी बीबी भी एमपी रही, ये खुद एमपी एमएलए रहे, ये तो राजनीति में चल रहा है पिछले कितने सालों से। इतनी प्रॉपर्टी, हमारा आप तो सारी उम्र करके खो गए, बढ़िया कमाते हैं, बढ़िया खाते हैं, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी 5700 करोड़ की, इसके कौन से बिजनेस थे? इसका कोई स्कूल था पहले? इसके ऊपर 60 केस से ज़्यादा दर्ज हैं आज भी। अगर 60 से मोर देन 60 केसेज हैं तो बताओ इसको इस पोस्ट पे लेने का क्या हक है? 2 साल के केस में लोकसभा से एक्सपेल कर दिए गए, 2 साल की सजा में, तो इसको क्या हक है? अगर ये सीट पे रहेगा, एक केस में भी कामयाबी नहीं होगी। कोर्टें, हमारे जज साहब, माननीय जज महोदय देखते रह जाएंगे। अब क्या करें भाई? रिजल्ट जब आते हैं, जब सच्चाई सामने आती है और बगैर दबाव का गवाही हो, किसी में प्रेशर ना हो। तो बाबूजी आपकी बात का जवाब ये है, अगर आप इसको लिखो। आपको लगता है दिल्ली पुलिस अगर अरेस्ट कर लेती हो, हाँ, उनको कर ले, हाँ, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस भी तो सरकार के अंदर ही है। मैं वही, मुझे पाप है, मैंने कहा कि हरियाणा पुलिस को दे दो, आप 4 आदमी खापों वाले को दे दो, शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। शाम ऐसे बड़ी हो फांसी सजा होनी चाहिए। ऐसे आदमी के लिए भी अगर दिल्ली पुलिस काम नहीं करेगी ना, तो दिल्ली पुलिस का अफसर निकल आएगा। क्या उसकी बेटी नहीं होगी? जिन्हें पुलिस वाले हैं उनके यहाँ बेटियाँ नहीं, बहुएं नहीं, सब बाल बच्चेदार हैं। लेकिन जब जमीर बिक जाए या कोई दबाव हो जाए तो फिर उसको रिजाइन कर देना चाहिए ऐसे आदमी को। अगर उससे सेंट्रल गवर्नमेंट दबाव डालती है, लीजिए अपना पर्चा, रेल का एक्सीडेंट हो गया, जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम में रेलवे मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और इसके ऊपर सारा एक आदमी के लिए सरकार खेल रही है। जितने दिन गुजरेंगे सरकार के लिए उतना ही खतरा होगा, और सरकार के कफन में कील कट जाएगी, नुकसान होगा सरकार को। किस लिए बचा रही है कोई पूछे तो आप इस बात पे, जंतर मंतर वाले मुद्दे पे और इस पे पहलवानों वाले पे, वो बेटियां हमारी हैं, उन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। और ये कहते हैं, आपका सवाल आया था कि जी दीपेंद्र हुड्डा या दूसरा, किसी ने नहीं कहा दीपेंद्र हुड्डा ने, ना भूपेंद्र हुड्डा ने कहा आखिर तुम्हें, उन्होंने तो इनाम दिए। जब उनके टाइम में 10 साल के अंदर जो बच्चे गोल्ड लेके आए उनको उन्होंने A1 DSP की पोस्टों पे पहुँचाया, इंस्पेक्टर लगाए, एक से एक बढ़िया बढ़िया नौकरियां दी। इस सरकार ने किसको दी है? किसी को नहीं दी।
नीतू घनघस को आरबीआई में नौकरी मिली है, सरकार ने नहीं पूछा भी, 2 गोल्ड लाके दे दिया उस लड़की ने। मैं उसको गांव में लेके आया था, एयरपोर्ट से लेके हम भिवानी गए, भिवानी से फिर 2 दिन के बाद फिर गांव मंडी में लाए थे, स्वागत किया। बेटी हमारी है, अगर हम स्वागत करेंगे तो हौसला बढ़ेगा और आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी और बढ़ेगी। उसका पॉइंट हमने दिया है कि उसको सरकार रतन से नवाजे, घनघस रतन से नवाजे, किसी और तरह से नवाजे, अच्छा कार्रवाई करे। अब एशियाड खेलेगी तो सर इस पे और कुछ पूछना है तो खाप पंचायती के जो खापे हैं, हाँ, घनघस मलिक खापे खापे कितने हैं मैं अभी करेक्ट फिगर में तो नहीं बता सकता कि करेक्ट फिगर में कितनी खापे हैं, लेकिन जो खापे हैं ना वो इतने मजबूत हैं, वो इतने मजबूत हैं जिन वो चलेंगे ना सरकार फेल हो जाएगी। अब देख लीजिए, अदानी ने सारे देश की जमीन को खाने का एक एक्ट बनवा दिया था, और जो CLU सरकारों ने 3 साल नहीं दिए थे वो 5 दिन में CLU चले गए थे इनके, उसके लिए 5 दिन में CLU मिल गए थे, सरकार ने वाला। लेकिन जब खापों ने और किसानों ने, आपके बंधुओं ने, आपके भाइयों ने, आपके हम छोटे बड़े भाइयों ने, आप हमारे, आप भी हर रोज गए, जब मेहनत की और बैठे रहे, ठंड देख के ना, गर्मी में भी यहाँ से हफ्ते में 1-2 राउंड लगता रहता था। सरकार मान गई, हम भी उठ के चले गए, हमारा मुद्दा पूरा हो गया, हमारी जमीनें बच गई। हम लड़कियों के साथ हैं, बेटियां हमारी हैं, हर तरह से हम उनकी मदद पे रहेंगे। जब भी कोई बात होगी हम लड़कियों के हक में जाएंगे, हम सरकारों के खिलाफ जाएंगे और पूरे धरने जुलूस हो जाएंगे, रोड रोक दिए जाएंगे खाप के मुद्दे पर, अगर इन लड़कियों के लिए कार्रवाई नहीं हुई तो। वो बेटियां आपकी और हमारी इकट्ठी। अब आया राज्यपाल सतपाल मलिक, साफ सुथरा व्यक्ति, उसने एयरलिफ्टिंग के लिए कहा था कि फौज को यहाँ से एयरलिफ्टिंग से ले जाओ जब पुलवामा हुआ था। उन मुद्दों पे आज उसको दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अगर उसके साथ कोई उत्पीड़न हुआ तो सब खापे और हरियाणा और पंजाब के आदमी उसके साथ जाएंगे, दिल्ली के जाएंगे और आप भी होंगे साथ में। अब सर एक नई चीज़ आती है, हरियाणा सरकार ने एक चीज़ कर दी है, बिल्कुल मैं आपको नहीं बता देता हूँ। एक टेस्ट लिया है, एलिजिबिलिटी टेस्ट बच्चों की नौकरी के लिए। जब बच्चों ने वो टेस्ट पार कर दिए फिर वो नौकरी क्यों नहीं दी जाती? उसके बाद फिर कंडीशन लगा दी, जिसके बाद अब एक टेस्ट और लेंगे, वो पार किया उसके बाद एक कंडीशन और लगा दी कि एक टेस्ट और लेंगे। बच्चों को नौकरी नहीं देनी क्या? बेरोजगार रखना है क्या? मैं आपके माध्यम से सरकार के कानों में ये बात डालना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो बच्चे पास हों उनको नौकरी दें, एक ही रखो, इससे आगे के टेस्ट बंद होने चाहिए। और सर अब आया इस सरकार आई मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की 2014 से, अब 2024 का इलेक्शन आ जाएगा आपके रूबरू, 2023 में हम बैठे हैं। आप पूछ लें कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि कितनी नौकरियां दी गई हैं आज तक। एक नौकरी आती है, मैं आपको बता देता हूँ कोर्ट का रूटीन क्या हो रहा है। एक ऐड आती है कि जी भर्ती आ गई है इस बात की, उसमें फिर दिखाते हैं पेपर लीक हो गया। कहाँ से हुआ पेपर लीक? पेपर लीक में किसको उठाएंगे? कोचिंग सेंटर वाले को, फलां गाँव के लड़के को, महम के लड़के को, पानीपत के लड़के। अरे जहाँ तुम्हारी प्रेस थी उसको क्यों नहीं उठाते तुम? उससे क्यों नहीं पूछते? पेपर लीक तो यहाँ से हुआ होगा, जिस आदमी ने पेपर बनाया उससे पूछो, वो तो तुम्हारी सरकार का आदमी है। उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं, और वो बच्चा 3-3 महीने से अंदर होते हैं, सालों साल हो गए उनका केस भुगतते हुए, और पेपर लीक का बहाना लेके सब पोस्ट खत्म, कोई भर्ती नहीं। फिर उसका जो फिर सरकार की कमाई, पानीपत का बच्चा पेपर देने के लिए जाएगा लोहारू, लोहारू का बच्चा पेपर देने के लिए आएगा पानीपत, करनाल, यमुनानगर। माँ बाप सारा दिन दुखी, नाजायज तेल का खर्चा, नाजायज बस रोड का खर्चा, रात को पड़े रहते हैं बच्चे बस स्टैंड पे। ऐसा जुल्म, इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म क्या हुआ? फिर वो नौकरी भी नहीं, वो नौकरी भी नहीं, फिर उसको कहेंगे पेपर लीक हो गया, अब नौकरी को कैंसिल कर दिया। जो उनके फार्म भरवा के जो पैसा कलेक्ट किया गया, आज वो पैसा मेरे ख्याल तो सरकार के पास बहुत ज़्यादा होगा। अब इस तरह के मामले में अगर हमने दिए सरकार से 10 सवाल, आप पूछो 10 सवाल का, हम तो सरकार से क्या करेंगे, हमारी सरकार क्यों सुनेगी? लेकिन आप भेजो कल सुबह, अगर दो इन 10 के 10 का सवाल का जवाब,
अब हमारे यहाँ जो सारे पहुँच चुके हैं, कम से कम 8 खाप यहाँ पे बैठी हुई हैं, 8-9 खापें, 10 खाप यहाँ पे बैठी हुई हैं, 10-12 खाप यहाँ पे बैठी हुई है। तो 10-12 खापों के सवाल ये है, इससे अलग आपने कोई सवाल करना मुझसे कर सकते हैं। हरियाणा अपने गणगस खाप के प्रधान व गणगस खाप के प्रतिनिधि और जो हमारे हरियाणा जन कल्याण मंच के पवन मौर्य जी हैं, हमारे किसान यूनियन के प्रधान हजूरा सिंह हरियाणा के प्रधान हैं, राष्ट्रीय अनुशासन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरा दलमाड़ा हुआ, जितने भी हमारे खापों के 10-12 कंडेला खाप के महासचिव रामदिया लंबरदार जी हैं, जितने भी खापों के वह प्रतिनिधि आज आए हैं। हमने जगदीप गणगस जी से ये कई दिन पहले प्रार्थना की थी, क्योंकि आज ये जो खिलाड़ियों का जो मैटर था हमारा, ये खिलाड़ियों मैटर की वजह से कम प्रतिनिधि यहाँ आए, नहीं तो यहाँ कम से कम 50-60 खापों के प्रतिनिधि आने थे, वो दिल्ली चले गए। इसलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो मीटिंग बुलाई गई है, सबसे पहले मुद्दा था हमारा, जो आज नया मुद्दा चल रहा है, खिलाड़ियों में जो देश की आन बान और शान है, उन्होंने जंतर मंत्र पर बैठकर जो पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया है, उसकी हम कड़े शब्दों में सभी खाप प्रतिनिधि और सभी जो हमारे जाट सेक्शन के जो पदाधिकारी आए हुए हैं, सब इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं, उसको जो चेयरमैन है, जो एमपी है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और उसको तुरंत अंदर किया जाए। उसका सबसे पहला हमारा जो मुद्दा आज ये है। और उसके बाद जो दूसरा मुद्दा है हमारा एमएसपी पर, जिस तरह किसान आंदोलन के दौरान 28 फरवरी ने जो आंदोलन गाजीपुर पर खाली करना था, जब वहाँ पर 3 फरवरी को कंडेला में 5 लाख की पंचायत तो हमने करवाई थी, हमारी अध्यक्षता में हुई थी, मैं उसका संयोजक था। तो उसके बाद हमारे को केंद्र सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे। अभी तक कोई कमेटी की मीटिंग नहीं हुई और अभी तक जो हमारे मांग है, जो मुकदमे हैं हमारे, अभी तक जो खाप के आदमी हैं, अभी तक जैसे कसार गांव में कोई तेल छिड़क के अपना आप मर गया था, उसका भी हमारे जो खाप के जो 2-3 आदमी अभी अंदर पड़े हैं, 302 लगी हुई है, उसकी भी जांच के लिए अभी बाहर नहीं निकले हैं। और जो हमारा तीसरा मुद्दा था, जो इस पर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जो केंद्र सरकार ने बीजेपी के हमने वोट दिए थे इस बात के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने 40 साल तक कुछ किया नहीं था, वह हमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। अभी तक ही केंद्र सरकार ने 2024 के चुनाव आने वाले हैं, ये अभी तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं करी। और जो युवाओं में जो नशा फैल रहा है, हम सामाजिक काम भी साथ साथ करते रहते हैं, जो युवाओं में नशा फैल रहा है उसके रोकने के लिए हमारा जो खापों के प्रतिनिधि हैं, 36 बिरादरी के लोग इसमें शामिल होते हैं। खाप पंचायत में कोई एक बिरादरी से नहीं, 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ जो धरने पर जो समर्थन करे, 36 बिरादरी के लोग गए थे। और हम 4-5 दिन पहले भी वहाँ पर खापों में जाते रहते हैं, हफ्ते में 10 दिन में, तो इसका होना चाहिए। और एक हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट का सबसे बड़ा मुद्दा, हमारा जो गांव में जो हमारा भाईचारा बिगड़ रहा है, एक गांव में एक गोत्र पर शादी पर रोक लगाई जाए। इसके लिए हमारा जो एक गांव में एक गोत्र ब्लड रिलेशन है, एक गोत्र में अगर शादी करते हैं तो उसकी संतान भी कमजोर पैदा होती है। अगर एक किले में आप गेहूँ बोओगे या फसल बोओगे कोई एक, तो वो फसल भी कमजोर होगी। इसलिए हमारा केंद्र सरकार से इस बात का अनुरोध भी है, जो 30-35 साल से खाप पंचायतें इसकी मांग भी कर रही हैं कि एक गांव में एक गोत्र पर शादी पर रोक लगाई जाए। इन मुद्दों को लेकर आज की मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। एक जो सतपाल मलिक के ऊपर जिस प्रकार से सरकार इस तरह का जो दबाव ईडी का और बढ़ाते हैं, हम इनकी कड़े शब्दों में सरकार को चाहिए नहीं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई दबाव सरकार लगाती है किसी के ऊपर, इसके लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो उनकी हम कड़े शब्दों में सतपाल जी के अपना मलिक साहब के साथ इस तरह के आज के मुद्दे, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मीटिंग जितने भी आए हैं, मैं यहाँ आने पर सबका गणगस खाप के सभी पदाधिकारियों का और जितने खापों के व किसान संगठन के जो लोग आए हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।